हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आपको आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए यूथ बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं फिजिक्स का टॉपिक पदार्थ के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के सारे क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और पल पल की अपडेट के लिए। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज हम देखेंगे पदार्थ के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें पहला हम देखेंगे प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी के बारे में। जितने भी क्वेश्चन इलास्टिसिटी से पूछे गए हैं दोस्तों, वो हम देखेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। दोस्तों, आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को जो है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा वह यांत्रिक ऊर्जा है जो उस पदार्थ के आयतन या आकार को विकृत करने के कारण उस पदार्थ के अंदर संग्रहित हो जाती है। इसे निम्नलिखित सूत्र से अभिव्यक्त किया जाता है। U बराबर 1/2 डेल्टा एक्स स्क्वायर। क्या होता है? U बराबर 1/2 के डेल्टा एक्स स्क्वायर। यहाँ पे के क्या है? तो के पदार्थ का नियतांक है और एक्स जो है ये विकृति का माप है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा डैश है। दोस्तों, जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। कोई भी वस्तु जिसमें प्रत्यास्थ गुण पाया जाता है उसमें एक प्रकार की स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। जैसे रबर या स्प्रिंग जब प्रत्यास्थ वस्तु को खींचा जाता है या दबाया जाता है तो इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में ऊर्जा संचित हो जाती है। किसी प्रत्यास्थ वस्तु पर जितना अधिक बल लगाया जाता है उसमें संपीड़न उतना ही अधिक उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, ये थे इलास्टिसिटी के क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों द्रवों का प्रवाह, फ्लो ऑफ लिक्विड्स के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील जो है डूब जाती है। इसके पीछे का कारण क्या है? तो दोस्तों, इसके पीछे का कारण है लोहे की कील का घनत्व जो होता है ये पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला है दोस्तों हमारा उत्प्लावकता और आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब हम पढ़ेंगे उत्प्लावकता और आर्किमिडीज के सिद्धांत से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वे सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिमाण पर निर्भर करता है? दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो किसी दिए गए द्रव के वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिमाण पर निर्भर करता है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी वाला। तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन, ये जो है उत्प्लावन बल के परिमाण पर निर्भर करता है। देखते हैं दोस्तों, तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन उत्प्लावन बल के परिमाण पर निर्भर करता है। किसी तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है। उत्प्लावन बल नावों, जलयानों, गुब्बारों आदि के कार्य के लिए जिम्मेदार है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले आर्किमिडीज ने किया था। किसने किया था? आर्किमिडीज ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों, गलत कथन हमको यहाँ पे बताना है। तो गलत कथन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती है। ये जो है गलत कथन है। ठीक है, यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाती है। ये सत्य कथन है। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से अधिक हो तो वस्तु तैरती है। बिल्कुल सत्य कथन है। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार के बराबर हो तो वस्तु तरल के अंदर तैरती है। तो ये भी सत्य कथन है। तो गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है दोस्तों, यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती है, यह कथन गलत है। किसी तरल, द्रव या गैस में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को ही हम क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावन बल नावों, जलयानों आदि के कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऊपरी प्रणोद और भार डैश में प्रयुक्त होते हैं। दोस्तों, ऊपरी प्रणोद और भार जो है
ये विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। कौन सी दिशा में? विपरीत दिशा में। किसी वस्तु की सतह पर लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। या दोस्तों किसी वस्तु की सतह पर लंबवत लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो प्रणोद कहलाता है। किसी वस्तु पर लगने वाला प्रणोद का परिमाण उस सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है जिस सतह से वस्तु संपर्क में रहती है। प्रणोद का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन होता है। ऊपरी प्रणोद ऊपर की दिशा में और भार नीचे की दिशा में प्रयुक्त होते हैं। जैसे रॉकेट को आगे की ओर बढ़ना, ये क्या है? प्रणोद के कारण होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा? दोस्तों यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो जल स्तर पूर्ववत रहेगा। कैसा रहेगा? जल स्तर पूर्ववत रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। दोस्तों जब एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तब भी जल स्तर पूर्ववत मतलब पहले के जैसा ही रहेगा, क्योंकि आर्किमिडीज के नियम अनुसार बर्फ द्वारा उतना ही पानी विस्थापित किया जाएगा जितना उसका आयतन है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप डैश होगा। दोस्तों यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप या उत्प्लावन बल जो होगा ये वस्तु के भार से कम होगा। क्या होगा? वस्तु के भार से कम होगा। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं स्थिति 1 की। यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक है तो वस्तु द्रव में क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक होता है तो वस्तु क्या हो जाएगी? द्रव में डूब जाएगी। ऐसा तब होता है जब वस्तु के पदार्थ का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होता है। स्थिति 2 की बात करें दोस्तों, यदि वस्तु का भार हटाए गए द्रव के भार के बराबर हो तो वस्तु द्रव में पूरी तरह डूबी हुई तैरती रहेगी, क्योंकि परिणामी बल क्या हो जाएगा? यहाँ पे शून्य होगा। स्थिति 3 की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों यदि महत्तम उत्प्लावन बल मतलब उत्प्लावन बल का मान अधिक है वस्तु के भार से तो वस्तु क्या होगी? वस्तु द्रव में तैरती रहेगी। क्या करेगी? वस्तु द्रव में तैरती रहेगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। दोस्तों उत्क्षेप बल और भार जो है ये विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। कौन सी दिशाओं में? विपरीत दिशाओं में। उत्क्षेप बल और भार विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी द्रव तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? दोस्तों किसी द्रव तल के लंबवत कार्य करने वाला बल जो है ये उत्क्षेप या उत्प्लावन बल कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्क्षेप या उत्प्लावन बल। किसी द्रव तल के लंबवत कार्य करने वाले बल को उत्क्षेप बल कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्क्षेप बल। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है उसे उत्क्षेप या उत्प्लावक बल कहते हैं। यह बल जो है दोस्तों वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम उत्प्लावक केंद्र बोलते हैं। ठीक है, इसका अध्ययन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने किया था, ये भी आपको याद रखना है। अब आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? तो दोस्तों जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ये सभी आपको याद रखना है। यही क्या है? हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है। इस बल को क्या कहा जाता है? तो इसे हम उत्प्लावक बल कहते हैं। क्या बोलते हैं? उत्प्लावक बल या उत्क्षेप बल। ठीक है, किसी तरल पदार्थ में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावक बल कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्प्लावक बल कहलाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो दोस्तों ओडोमीटर जो है ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। बात करें हाइड्रोमीटर की, पनडुब्बी की और इलेक्ट्रोमीटर की तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। दोस्तों ओडोमीटर जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, शेष सभी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। यही हमारा क्या है? आर्किमिडीज का सिद्धांत है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेप बल डैश होगा। दोस्तों यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेप बल जो होगा ये वस्तु के भार से अधिक होगा। क्या होगा? वस्तु के भार से अधिक होगा, तभी वस्तु क्या करेगी? वस्तु तैरेगी। दोस्तों द्रव का वह गुण जिसके कारण वह उस द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी किसी वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है उसे उत्क्षेप या उत्प्लावन बल हम कहते हैं। यह बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे उत्प्लावक केंद्र हम कहते हैं। यदि कोई वस्तु किसी द्रव में तैरती है तो वस्तु पर
द्रव या जल के द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेप बल जो होगा उस वस्तु के भार के बराबर होता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने किया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तब उस पर ऊर्ध्व दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है जो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह किस नियम द्वारा स्पष्ट होता है? तो ये होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है क्या है? जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तब उस पर ऊर्ध्व दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है जो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। ठीक है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार दोस्तों, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। वस्तु के भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ठीक है, तो दोस्तों द्रव में वस्तु के भार में आभासी कमी बराबर क्या होगी? वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार बराबर क्या होगा? उत्प्लावन बल। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के डैश पर निर्भर करता है। दोस्तों उत्प्लावन बल का परिमाण जो है ये तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। किस पर? घनत्व पर। उत्प्लावन बल का परिमाण जो है दोस्तों तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे उत्क्षेप या उत्प्लावन बल हम कहते हैं। उत्प्लावन बल तरल के घनत्व के समानुपाती होता है। जो उत्प्लावन बल होता है क्या होता है? तरल के घनत्व के समानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दोस्तों सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर। अगला हमारा टॉपिक होगा दाब प्रेशर के जितने भी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए सारे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।